हेलो। हेलो।
हेलो हेलो हेलो। Zoom public, please confirm. Am I audible to you? Hello, hello. Great. अतुल, hello, hello. Chalo. Can we get started? Perfect. वेट करना पड़ता है तुम्हारा यार. Okay, good afternoon everyone. Atul, audio check karna. Now let's continue our discussion. We were in chapter 4, right? Yesterday. कल हमने FDI, FII डिस्कस किया था डिटेल में, एंड आई थिंक हम प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट डिस्कस करना शुरू किए थे. आज पहले प्राइवेटाइजेशन डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड देन विल गो टू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 4. जस्ट वन सेकेंड, पुट इट ऑन साइलेंट. परफेक्ट. क्या हो गया? चलो, come back to chapter 4. In chapter 4 we were discussing प्राइवेटाइजेशन अचीव करने के लिए certain ways or techniques. Out of these 4, I think yesterday we had discussed one, that is displacement. Can we go to number 2 now? Chalo, let's come to point number 2. The number 2 is delegation. Come to point number 2, delegation. पढ़ो जरा एक बार क्या बोलता है delegation. I'll give you an example. Spend 2 minutes, read the definition of delegation. On the right side, I don't want to see anyone talking now. Read the definition of delegation. पढ़ा क्या? Have you heard of PPP? Public Private Partnerships. सुना है क्या आप लोगों ने ये चीज? Public Private Partnerships एक काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है. नॉर्मली डेवलपिंग नेशंस में जब गवर्नमेंट को रियलाइज होता है दैट कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए, बट आई थिंक एक प्राइवेट एंटिटी ऑपरेशंस को बेटर मैनेज कर सकती है, तो वो लोग पार्टनरशिप बनाते हैं विद अ प्राइवेट एंटिटी, जहां पे एग्जीक्यूशन एक प्राइवेट एंटिटी करेगा, बट इवेंचुअली उस एंटिटी पे या उस बॉडी पे जो कंट्रोल रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया में एयरपोर्ट्स किससे बनाने चाहिए? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली. कैन बी से दैट उनके अंदर कोई तो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रहेगा जिनका काम रहेगा एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करना. अब नॉर्मली क्या गवर्नमेंट खुद एयरपोर्ट्स बनाता है? कौन बनाता है एयरपोर्ट्स? कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर बनाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, साउथ इंडिया में एक एंटिटी है जीवीके करके. जीवीके सुना आपने? बहुत फेमस साउथ इंडिया का डेवलपर है, एक फेमस प्लेयर है. देन वी हैव ऑब्वियसली अदानी ग्रुप. समझ रहे हो? मतलब नॉर्मली प्राइवेट प्लेयर्स पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट के साथ में. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी जो बॉम्बे एयरपोर्ट है, या जो दिल्ली एयरपोर्ट है, या साउथ इंडिया में हैदराबाद का है जो बैंगलोर का एयरपोर्ट है, वो कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर ने कंस्ट्रक्ट किया है. अब एक बात समझो, लेट्स से बॉम्बे एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है वो बनाने के लिए हमने एक जमाने में 12,000 करोड़ खर्च किया.
एक एग्जांपल समझो, अब एक प्राइवेट प्लेयर है, 12,000 करोड़ खर्च करेगा, वो एक्सपेक्ट तो करेगा कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए उसको आइडियली। तो नॉर्मली क्या होता है ना, टेंडर्स इनवाइट करते हैं। क्या इनवाइट करते हैं? टेंडर्स। टेंडर्स भर के देने होते हैं कि आइडियली ये कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, कितना टाइम पीरियड लगेगा, ओवरऑल किस प्राइस में या किस कॉस्ट में ये इनकर किया जाएगा आइडियली। अब नॉर्मली गवर्नमेंट क्या बोलेगा, 12,000 करोड़ हम डायरेक्टली इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, हम एक प्राइवेट प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, उसमें से मेजॉरिटी पैसा जो है वो प्राइवेट प्लेयर जो है अपने पॉकेट से इनकर करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अदानी ग्रुप को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया कि आप बॉम्बे का जो नया टर्मिनल है वो बना लो आइडियली, 12,000 करोड़ में से जो सपोर्ट लगेगा वर्किंग कैपिटल का, थोड़ा बहुत 1,000-2,000 करोड़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो भी ट्रांचेस के अंदर, बाकी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ आपको डालने का है। तो अदानी ग्रुप क्या बोलेगा, ठीक है हम ये करेंगे, बट हमें कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। तो क्या बोलेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स और 7 ईयर्स जितना भी इस एयरपोर्ट पे ट्रैफिक रहेगा, आप जो टिकट बुक करते हो, कभी आपने टिकट को पढ़ा है ढंग से डिटेल में? आप अपना फ्लाइट का टिकट अगर देखेंगे आइडियली, वहां पे बेस फेयर्स होता है जो एयरलाइन के चार्जेस है, इसके अलावा बहुत सारे जो टैक्सेस और ड्यूटीज होते हैं ये एक्चुअली में एयरपोर्ट अथॉरिटी कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करते हैं, डू यू नो सिक्योरिटी चेक? नॉर्मली एक पहले चेक इन होता है, चेक इन के बाद सिक्योरिटी चेक होता है, बराबर है कि नहीं है? इवन बैगेज ट्रॉली होता है आइडियली, वेयर यू कैन कीप द बैग्स एंड क्या पता क्या हो गया, बैगेज ट्रॉली रहता है आइडियली। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं है? ये सब सर्विसेज के लिए आपको टिकट पे चार्जेस लगाए जाते हैं। आपका एक्चुअल फेयर जो होता है वो बहुत कम होता है, इट्स लाइक 50-60% ऑफ द टोटल फेयर व्हाट यू आर पेइंग, बट ऑलमोस्ट 30-40% जो चार्जेस होते हैं वो अथॉरिटीज कलेक्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या बोलता है, पहले 5 साल के लिए जितना भी लोग बॉम्बे एयरपोर्ट में इस टर्मिनल से ट्रैवल करेगा, इस टिकट के अंदर जितने भी एडिशनल चार्जेस लगाए जाएंगे वो आप रख लीजिएगा। मतलब बेसिकली दे विल अर्न दोस चार्जेस फ्रॉम इंडिविजुअल पैसेंजर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन कितने साल के लिए और टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये डिपेंड भी करता है कितना फुटफॉल है उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के ऊपर। बात समझ में आया है क्या? एंड बाद में साथ साथ में पूरा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो भी मेरे पास में आ जाता है। आप कभी अगर बॉम्बे एयरपोर्ट पे गए होंगे, इनिशियल टाइम के अंदर जब अदानी ने वो टर्मिनल बिल्ड किया था, हर जगह पे उन्होंने अपने ग्रुप का एडवर्टाइजिंग किया था। पहले अपने ग्रुप का, फिर किसी और को करना है तो उससे एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा और चार्ज करेगा मैं। इवन ट्रॉली जो है उसके ऊपर भी एडवर्टाइजिंग होता था, मालूम है? तो कैन आई से दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वेज बाई विच मैं पैसा रिकवर करेगा। जैसे ही 5-7 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मैं एयरपोर्ट को हैंड ओवर कर देगा टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। मतलब बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास रहेगा। बस ऑपरेशन वाला पार्ट, कंस्ट्रक्शन वाला काम कुछ पीरियड के लिए किसको दे दिया? डेलीगेट करके दे दिया टू अ प्राइवेट प्लेयर। सो डेलीगेशन एक मैकेनिज्म है कि आपको मालूम है गवर्नमेंट कंट्रोल में इनएफिशिएंसी बहुत है, तो इनएफिशिएंसी कम करने का तरीका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट या फ्रेंचाइजी साइन करके रन करने का काम किसी और को दे दो, ऑपरेट करने का काम प्राइवेट प्लेयर को दे दो, बट ओनरशिप या कंट्रोल किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। दैट कैन बी कॉल्ड एज डेलीगेशन। पढ़ के देखो क्या बोलता है सर, गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस विल हैंडल फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब ऑपरेशंस, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्शन सर्विस मतलब क्या? ऑपरेशंस। जो ऑपरेशन वाला पार्ट है वो कौन हैंडल करेगा? प्राइवेट प्लेयर हैंडल करेगा। देखो, देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय गवर्नमेंट, क्योंकि ओनरशिप किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। सिर्फ ऑपरेशंस को रन करने का काम किसको दे दिया? प्राइवेट प्लेयर को दे दिया। आगे देखो, डेलीगेशन में हैपन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू अ फ्रेंचाइज, थ्रू अ ग्रांट एटसेट्रा। अब और हजारों एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल, ओके, हमारे शहर में आसपास सडनली हमको दिखता है रोड को खोद दिया और कुछ तो बड़ा बड़ा पाइप डालते रहते हैं, बराबर है कि नहीं है? ये काम भी एक प्राइवेट प्लेयर ही कर रहा है, बट आइडियली पब्लिक एक्सपेंडिचर है, बराबर है कि नहीं है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड थ्रू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। मतलब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या जो लोकल बॉडी हो गया, वो डायरेक्टली खुद पैसा खर्च करने के बजाय ये टेंडर देता है किसी प्राइवेट प्लेयर को। तुमने ये खोद करके वायरिंग वाला काम, जो भी काम करना है, ये खत्म करने का आइडियली तुमने टेंडर के लिए अप्लाई किया, हमने टेंडर आपको दिया, आप ये काम कंप्लीट करोगे। काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके अगेंस्ट पैसा कौन देगा? लोकल बॉडी देगा। मतलब अल्टीमेटली इट्स अ पब्लिक एक्सपेंडिचर, बट ओवरऑल ये एक्सपेंडिचर इनकर किसके थ्रू किया जा रहा है? थ्रू अ प्राइवेट हैंड किया जा रहा है। आपके जो हाईवेज बनते हैं, आपके जो ब्रिजेस बनते हैं, अल्टीमेटली कैन आई से प्राइवेट प्लेयर्स ही बिल्ड करके देते हैं। एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड ऑफ दिलीप बिल्डकॉन? सर्च करना कभी एक कंपनी के बारे में, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है एक।
दिलीप बिल्डकॉन, डीबीएल, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है। बहुत सारा अपना एमपी के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो काम हो गया, हाईवेज का, माइनिंग वाला काम, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये करता है। इवन गोवा के अंदर नॉर्थ गोवा साउथ गोवा कनेक्ट करने के लिए ब्रिजेस बन रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारा दिलीप बिल्डकॉन को दिया हुआ है। मतलब ये प्राइवेट कंपनीज हो गए, समझ रहे हो मेरा बात, जिनको गवर्नमेंट ने टेंडर दे दिया कि तुम हमारे बिहाफ पे ये खर्चा इनकर करो, एग्जीक्यूट करो, टोल टैक्स या चार्जेस के फॉर्म में 4-5 साल 10 साल तक पैसा कलेक्ट करो, उसके बाद प्रॉपर्टी हैंडओवर हमको कर दो। इवेंचुअली कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। हमेशा इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। बट एग्जीक्यूशन किसको दे दिया? प्राइवेट प्लेयर को दे दिया। इससे क्या हो जाएगा? प्राइवेट प्लेयर का जो एक्सपर्टीज है अच्छे से काम करने का, वो आ जाएगा, बट कंट्रोल किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास ही। तो प्राइवेटाइजेशन को धीरे धीरे ओपन कर दिया जाएगा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। ऊपर लिख दीजिए, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, पीपीपी, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। आगे बढ़े तो आपको डेलीगेशन, डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ में आ गया, बराबर है कि नहीं है? अब आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। यू हैव 5 मिनट्स, आपको डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट दोनों का डेफिनेशन पढ़ना है, और तुम्हें मुझे बताना दोनों में डिफरेंस क्या है। स्पेंड 5 मिनट्स एंड टेल मी डिफरेंस बिटवीन डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। क्या लगता है? इज देयर एनी डिफरेंस? एक तो ना मेरे को इतना अच्छा टाइम दिया है ना बीसी के पढ़ाने का, मस्त 2:30 तुमने बढ़िया खाना खाया है अच्छे से एकदम। तुमने डिसाइड किया 1 घंटे रेस्पॉन्ड ही नहीं करने का, इसको जितना बोलना बोलने दो, हमने सिर्फ सैम्पलिंग लगाने का है, क्या सुनने का क्या नहीं सुनने का है। बोलो बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट? लेट्स स्टार्ट विथ रेड टी शर्ट। खड़ा हो जा बेटा। हाँ, रेड टी शर्ट तू नहीं पहना है यार। हाँ, टमाटो रेड जो भी कलर है। ओके, अच्छा, मतलब छोटा मोटा स्टेक अगर बेचा तो डिसइन्वेस्टमेंट रहेगा, मेजर स्टेक अगर बेच दे तो डाइवेस्टमेंट रहेगा। ओके, एनीवन एल्स? ट्रांसलेट करने के लिए बोला गया मैंने तेरे को डेफिनेशन को। हाँ, ओके, डिसइन्वेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं। बात तो सेम ही हुआ ना। एक में मैं बोल रहा हूं मैं अपना शेयर बेच रहा हूं, दूसरे में तुमने बोला प्राइवेट पे रखे खरीदने का ट्राई करेगा। बात अच्छा, एक आके फोर्सफुली अक्वायर कर रहा है और एक में खुशी खुशी बेच रहा हूं, ऐसा क्या सोचते हो तुम लोग यार? नाइस। 1 मिनट, हाँ, गैस मार रहा हूं। हाँ, एक एक 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, 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 ऑनलाइन पब्लिक क्या लिख रहे हैं? डाइवेस्टमेंट कैन बी डन अंडर द कंडीशन वेयर गवर्नमेंट फेसिंग प्रॉब्लम। ओके, एंड आगे का बोलेगा ही नहीं। अरे कोई डिफरेंस नहीं है यार,
एक छोटा डेफिनेशन एक बड़ा डेफिनेशन है, बस समझ लो मेरा बात। जो उन्होंने लिखा है ना, अरे वो घटिया है, अरे ये नहीं है कॉन्सेप्ट, कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं लोग। हाँ, एग्जाम के लिए छोटा डेफिनेशन आएगा डिसइन्वेस्टमेंट आंसर रहेगा, बड़ा डेफिनेशन आएगा डाइवेस्टमेंट आंसर रहेगा। ये तुमको एग्जाम में याद रखने का है, बराबर है? ऐसा आंसर याद कर लो पहली बात तो। अब मेरा बात सुनो 2 मिनट के लिए। अरे दोनों सेम ही लिखा है, बट एक्चुअल डिफरेंस है। मतलब मैं तुमको समझाता हूं, समझो, इधर नहीं लिखा है डिफरेंस। सुनो, हालांकि इंग्लिश में नॉर्मली लोग इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट फाइनेंशियल टर्म्स में जो पीछे थॉट प्रोसेस है वो अलग होता है। समझो क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं। इधर जो लिखा है उसको छोड़ दो, पहले 2 मिनट की मेरा बात सुनो। व्हेन आई यूज द वर्ड डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब नॉर्मली एज अ गवर्नमेंट हमने किसी एंटिटी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव शायद उस एंटिटी को रन करने का था ही नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना था। समझ लो मेरा बात। जब मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दूं, आई एम नॉट सेलिंग समथिंग विच आई वॉज रनिंग, आई एम सेलिंग समथिंग वेयर आई हैड जस्ट इन्वेस्टेड। अरे LIC इन्वेस्टमेंट्स करता है कि नहीं करता है? करता है। LIC इन्वेस्टमेंट्स करता है कि नहीं करता है? और LIC इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है यार, बराबर है कि नहीं है? क्या वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचता है कि नहीं बेचता है? बराबर बेचता है ना। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, बट ये एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट है। देखो, ये प्राइवेटाइजेशन किसके लिए लिखा है? गवर्नमेंट के लिए लिखा है। देखो मैं पहले बोल रहा हूं, आई एम ट्राइंग। इन्होंने जो लिखा है उसका कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम है। आई विल ट्रांसलेट एंड टेल यू दे बोथ आर सेम। In reality, please understand, disinvestment, don't think from government point of view, think from a normal person point of view. मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, नॉट आई एम नॉट रनिंग द एंटिटी, मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया, मैं उसको रन नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑपरेशंस को लेकर के। आई एम जस्ट अ इन्वेस्टर and I'm selling my investment. That's actually disinvestment. And when I use the word divestment, that means नॉर्मली आप उस एंटिटी को रन कर रहे थे, आपके पास कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करता था, अब आप अपना स्टेक बाहर निकाल करके, वहां से एग्जिट करके वो ऑपरेशंस को किसी और को देना चाहते हो सकता है जब आप डाइवेस्ट कर रहे हो तो आपने बोला मैंने 30% डाइवेस्ट किया है, 60% डाइवेस्ट किया है, मतलब धीरे धीरे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर रहा हूं। डाइवेस्टमेंट में योर स्किन वॉज इन द गेम. That means I used to run that organization. I had a responsibility in the organization. Disinvestment is more like I was just an investor. I can be investor in 15 companies. I can be investor in 100 companies. Are you understanding my point? So divestment is a more heavy term. डाइवेस्टमेंट इज नॉर्मली आपने बहुत सालों से उन एंटिटी को रन किया होगा, अब आप वहां से कंप्लीटली एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो। हाँ मैं मानता हूं, बहुत सारे ऑथर बोलते हैं कि डाइवेस्टमेंट के अंदर नॉर्मली मेजर स्टेक बेचा जाता है। क्या बेचा जाता है? मेजर स्टेक। क्योंकि मेजर स्टेक होता ही क्यों है? क्योंकि आप फाउंडर थे। अरे आप फाउंडर थे इसीलिए मेजर स्टेक था। समझ लगे मेरा बात? 100% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास था। धीरे धीरे गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उस एंटिटी से बाय डिफॉल्ट क्या करना चाहता है? एग्जिट करना चाहता है। दैट्स एक्चुअली डाइवेस्टमेंट। रियल लाइफ में जो एक्चुअल वर्ड है वो डाइवेस्टमेंट है फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या वर्ड रेलेवेंट है? डाइवेस्टमेंट। कि हम लिटरली हमारा पूरा मेजर स्टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट एंटिटी को देना चाहते हैं और यहां से क्या करना चाहते हैं? एग्जिट करना चाहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल टर्म इज आई वॉज मोर लाइक अ इन्वेस्टर। आई वॉज नॉट रनिंग द कंपनी, मे बी आई वॉज पार्ट ऑफ द बोर्ड, आई वॉज गिविंग माई रिकमेंडेशन, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल बट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द एंटिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जब मैं अपने उस इन्वेस्टमेंट को बेच दूं दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। ये टेक्निकल डिफरेंस है। अब तुमको डिफरेंस जानना है इनके हिसाब से, आ जाओ मेरे साथ पढ़ो डेफिनेशन। सर डिसइन्वेस्टमेंट, यू आर गोइंग टू सेल व्हाट सर? अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप। कितना पोर्शन नहीं लिखा है? यू आर गोइंग टू सेल अ पोर्शन ऑफ योर ओनरशिप इन अ पब्लिक एंटरप्राइज। किसको सर? टू अ प्राइवेट पार्टी। मतलब अभी ये गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन लिखा है तो आपका कुछ ओनरशिप रहेगा, उसको आप बेचने वाले हो प्राइवेट पार्टी को। कितना ओनरशिप बेचने वालों नहीं लिखा है। मेरा उसको रन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज अ जनरल टर्म कि आपका इन्वेस्टमेंट था किसी पब्लिक एंटिटी में, उसको आप क्या करना चाहते हो? बेचना चाहते हो। अब जाओ डाइवेस्टमेंट के ऊपर। देखो गवर्नमेंट इज सरेंडरिंग पार्शियल ओनरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो वर्ड क्या है? एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देखो खुद ही कंफ्यूज हो गया। एंड सेल्स द मेजोरिटी स्टेक। पहले बोला पार्शियल ओनरशिप, फिर बोलते हैं मेजोरिटी स्टेक। अब समझ में आया क्यों घटिया डेफिनेशन है?
बात समझ में आया क्या कि वो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता है, वो खुद ही कंफ्यूज है दोनों में डिफरेंस क्या है। From a government point of view, more serious matter is actually divestment rather than disinvestment. But I'll tell you honestly, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस देखोगे आप, ये इंटरचेंजेबल यूज होते हैं, लोगों को लगता है दे आर ऑफ सिमिलर नेचर। तुझे क्या करने का है, डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड करना है कौन सा पॉइंट मैच होता है। ये डेफिनेशन लिखा हुआ आएगा, यू हैव टू चूज दैट दिस डेफिनेशन स्टैंड्स फॉर व्हाट। बात समझा क्या? पक्का 100% क्लियर है? कैन आई गो नेक्स्ट? पक्का? चारों डेफिनेशन, चारों मैकेनिज्म प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो गया। इन चारों चीजों को मार्क कर दीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको काफी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा एग्जाम के लिए। नॉर्मली बच्चों ने बोला है कि इन पे क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुए हैं, तो दैट्स वेयर यू शुड बी रियली कंफर्टेबल। अभी गुड? अब एक पैराग्राफ है, उसे मार्क कीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन में ऊपर आओ, इस पैराग्राफ को मार्क कीजिए, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। इट्स ऑन पेज नंबर 4.10। लिसन टू मी केयरफुली। जब इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रहा था, जस्ट 1 मिनट, हाँ, अभी ठीक है। हाँ, बात सुनिए अभी, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वापस। जब इंडियन गवर्नमेंट 1990 के बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रहा था, उनका सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या था? दे वांटेड कि हम लिबरल बनेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को इफ रिक्वायर्ड बिजनेसेस बेच देंगे, बट खरीदने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों? 1950 के बाद में 1990 तक जो हमारे पीएसयूज थे, एक वर्ड है, इट्स कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनमें से मेजॉरिटी पीएसयूज ऑलमोस्ट बन गए थे सिक यूनिट्स। ये बहुत कॉमन टर्म्स है, आपने शायद स्कूल में पढ़े होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं पढ़े तो बता देता हूं, होपफुली आगे पढ़ने को मिलेगा जब आप इंडियन इकोनॉमी का हिस्ट्री पढ़ोगे। और नॉर्मली जब कोई फ्यूचर एनालिस्ट चीजें लिखता है, वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देता है आइडियली। तो पॉइंट समझिए, जो हमारे पीएसयूज थे, पीएसयू का फुल फॉर्म क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब कहना ही से यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, मतलब ये वो कंपनीज हो गए जहां पे किसका कंट्रोल हो गया? गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया। ये ऑलमोस्ट क्या बन रहे थे? सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स मतलब वो इतना पैसा भी नहीं कमा पा रहे कि खुद को सरवाइव कर पाए, सस्टेन कर पाए। मतलब उनका हर ईयर ऑन ईयर सर्वाइवल के लिए उनको और पैसे का जरूरत पड़ रहा था रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो प्रॉब्लम क्या है? जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस होते हैं उसे प्राइवेट प्लेयर खरीदना नहीं चाहता है। एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्राइवेट प्लेयर आसानी से खरीदना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे डर क्या लगता है? मैं एक लॉस मेकिंग बिजनेस खरीदूंगा तो सोचो ना, मेरा जो जेस्टेशन पीरियड है, मतलब द पीरियड आफ्टर इन्वेस्टमेंट, जब मुझे रिटर्न मिलना शुरू होगा, याद आ रहा है क्या? मतलब मैं एक लॉस मेकिंग बिजनेस खरीदूंगा, उसको मुझे ब्रेक इवन तक लेके जाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके रिटर्न आना शुरू होगा ना आइडियली। तो नॉर्मली वो जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गया, तो यू विल रियलाइज कुछ गिने चुने 5-10 प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस जो थे, उनके अलावा लॉस मेकिंग बिजनेसेस को कोई खरीदने को तैयार नहीं था। इसीलिए दे वांटेड टू डाइवेस्ट, बट नो वन वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग। तो उनको फोर्सफुली क्या करना पड़ा पता है क्या? अपना बिजनेस बेचने के बजाय यह बोलना पड़ा, हम हमारा पावर डिस्प्लेस करना चाहते हैं, हमारा बिजनेस खरीदने में लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, तो एक काम करते हैं, प्राइवेट प्लेयर को लाइसेंस देते हैं, यू स्टार्ट ओपनिंग योर बैंक्स, यू स्टार्ट ओपनिंग योर एयरलाइंस। मतलब हम आपको एंट्री दे रहे हैं कि आप एंटर करो, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग आवर बिजनेस। धीरे धीरे शायद जब प्राइवेट प्लेयर एंटर करना शुरू होगा, हमारा ऑटोमेटिकली मार्केट शेयर कम होना शुरू हो जाएगा। जब हम छोटे एंटिटी बन जाएंगे तो शायद मे बी कुछ टेकर्स होंगे और इवेंचुअली हम एग्जिट करके निकल जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी भी अगर आप देखोगे ना, कोविड-19 के बाद में एक वर्ड होता है फाइनेंशियल स्टिमुलस। सुना क्या वर्ड? स्टिमुलस। यू नो व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज इंसेंटिव। मतलब ये बहुत बड़ा हेडलाइन से यार 2020-21 के अंदर नहीं सुना? इंडियन गवर्नमेंट ने एक्स
$6 million का स्टिमुलस लेकर के आया टू सपोर्ट द इकोनॉमी, बिकॉज कोविड के बाद इकोनॉमी में फॉल आना शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट ने कैसे, अरे बहुत सारे लोगों को फूड या ग्रेन्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया फॉर 6 months, 1 year, मोर देन अ ईयर, यस और नो आइडियली। फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सब्सिडीज दिए कि आप नया बिजनेस शुरू करो, पहले 3 साल 5 साल तक कोई टैक्सेस नहीं कलेक्ट किए जाएंगे आपसे, मतलब एक तरीके से क्या इंसेंटिव है कि आप इकोनॉमी में काम कीजिए, हम आपको लगता है और फायदा पास ऑन कर पाएंगे आइडियली। इन सिंपल टर्म्स, हमारे पास एज अ गवर्नमेंट जब तक हम हमारा प्राइवेटाइजेशन से कंपनीज बेचेंगे नहीं, पैसा आएगा कैसे? जब तक पैसा आएगा नहीं, मैं डेवलपमेंट के लिए पैसा पास ऑन कैसे करूंगा? इट्स अ साइकिल। गवर्नमेंट का पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस और ड्यूटीज। टैक्सेस ड्यूटीज का कलेक्शन कब बढ़ेगा? जब आपके कंट्री के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास खर्च करने को पैसा बढ़ेगा। लोगों के पास खर्च करने को पैसा कब बढ़ेगा? जब लोगों का इनकम बढ़ेगा। इनकम के लिए फिर से डिमांड बढ़ना चाहिए, साइकिल है कि नहीं पूरा का पूरा? तो उसके लिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा लेके आना पड़ेगा ना यार, मुझे किसी ने किसी को इंसेंटिव देना पड़ेगा ना, तब लोग ज्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे। ये साइकिल है, इसके लिए गवर्नमेंट को तो पैसा देना पड़ेगा ना कहीं। तो गवर्नमेंट पैसा लेके कहां से आएगा? या तो लोन लेगा बाहर से, या अपने एसेट्स को बेचेगा, या आरबीआई के पास जाएगा, डिविडेंड। समझ रहे? तेरे पास पड़ा है, थोड़ा सा मेरे को दे दे, समझ रहे क्या मेरे बात? इट इज इंपॉर्टेंट टाइम, मतलब गिने चुने सोर्सेज है कि नहीं मेरे पास में। तो समझो, इन दिस सिचुएशन दे वांटेड टू सेल देयर लूजिंग एसेट्स, जो मेरे लिए लॉस मेकिंग एसेट्स थे वो बेचना चाहते थे, पर कोई ज्यादा लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसीलिए इंडिया को एलपीजी अप्लाई करने में बहुत टाइम लगा। ऑलमोस्ट आप मुझे बोलेंगे 2008 का जो रिसेशन था उसके 2-3 साल पहले हमको जेन्युइनली एक अच्छा डेवलपिंग नेशन बोलना शुरू किया। 2004, 5, 6, 7 गुड टाइम एक्चुअली इंडिया का शुरू हुआ, पर 2008 के अंदर ग्लोबल रिसेशन आ गया यूएस की वजह से। फिर से समझ लो मेरे बात, वो ग्लोबल रिसेशन से उसके बाद जब इंडिया ने पिकअप किया 2010-11 के बाद में, तब हमारा रियल ग्रोथ शुरू हुआ, तब हमको इस प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का असली बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। यही पूरा हिस्ट्री इन्होंने ऐसे लिखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखा है, मैंने वो आपको समझाया है। आप एक काम कीजिए, जो जो चीजें मैं बोलता हूं पढ़ने के लिए एक बार रीड कर लीजिए, एग्जाम के लिए कुछ ग्रेट नहीं है, बट रेफरेंस के लिए मटेरियल पता होना चाहिए। आइए इस पैराग्राफ में, इन द इंडियन कंटेक्स्ट privatization was not easy. There were hardly any takers for loss-making PSUs. कोई खरीदना ही नहीं चाहता था. On the other hand, there had been many takers, मतलब lot of people were interested in buying those companies जहां पे natural resources बहुत सारे थे आपके पास में. Can you see? Oil drilling and refinery companies, या सेल हो गया, सुना क्या वर्ड? सेल लिस्टेड कंपनी भी है, सुना, अच्छा डिविडेंड भी देता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. बट स्टील इंडस्ट्री में टाटा स्टील इज स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स. नाइस. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. मतलब जो गिने चुने कंपनीज थे उनको लोग खरीदने में इंटरेस्टेड थे, बाकी के लिए कोई भी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे. तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्राइवेटाइजेशन मुश्किल था. तुम्हारे लिए उससे ज्यादा मुश्किल इसको पढ़ना है. आगे देखो, द एफर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी विद अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द इंसेप्शन ऑफ, मार्क द वर्ड, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. मतलब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, लोगों को लगा ये कोई मैकेनिज्म काम करने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो बेचने को है उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है. समझ रहे हो मेरा बात? अल्टीमेटली उनको क्या लगा, एक ही ऑप्शन है, जब तक बाहर से पैसा नहीं आएगा इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा. बट एक्चुअली गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपने बिजनेसेस से एग्जिट करना शुरू किया, बाहर के प्लेयर्स को एंट्री अलाउ करना शुरू किया, एफडीआई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड मैनर में लेके आना शुरू किया. एंड देन इन 20 years, 25 years वी हैव सीन अ डिसेंट ग्रोथ टुडे. ये आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का हिस्ट्री था. क्या आपको बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या? एग्जाम के लिए ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बराबर है क्या नहीं है? एफडीआई में आईएफडीआई, ओएफडीआई इंपॉर्टेंट है. एफडीआई एंड एफआईआई में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, बताया था. कल एक फोटो भी भेजा था रिलायंस का ना, उस रेस्पेक्टिव ईयर का, जहां उसने नंबर्स दिखाए थे कि मैंने रिलायंस रिटेल में कितना पैसा रेस किया, जियो में कितना रेस किया. देखा था क्या तुमने? नाइस. ऊपर करोड़ था, भूलना मत. आ जाओ, लेट्स गो टू लिबरलाइजेशन. अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, आखिरी चीज बाकी है लिबरलाइजेशन. एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लोज करेंगे. 4.8. आर यू देयर? एक लाइन को मार्क कर लीजिए. लिबरलाइजेशन में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ
enlargement and enhancement of freedom of private sector in the economy. मतलब पहले ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, प्राइवेट प्लेयर उन इंडस्ट्री में बिजनेस ही नहीं कर सकता है। अब इन्होंने ऑलमोस्ट उल्टा कर दिया, मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज को ओपन कर दिया। उन्होंने लिस्ट भी बना के दिया, देखो पहले एक जमाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट 18 इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो सबकी सब किसके कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, इन इंडस्ट्रीज में अब प्राइवेट प्लेयर्स भी एंटर कर सकते हैं। दैट मींस वो लिबरल होना शुरू हो गए, उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को कम करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जो आपका डिफेंस हो गया, एयरक्राफ्ट वाला पार्ट हो गया, जो बहुत ही रिस्की एरियाज थे, एटॉमिक एनर्जी वाला पार्ट हो गया, उधर उन्होंने बोला गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट प्लेयर कोई भी अपना नया कंपनी इंडिया में फॉर्म कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का कंफर्म है? आगे बढ़े। जस्ट इमेजिन जब हम ये सब कर रहे थे, एप्पल ऑलरेडी लिस्ट हो चुका था। अगर आप हिस्ट्री को कंपेयर करोगे, हम जब ये ड्राफ्ट कर रहे थे, समझ लो मेरा बात कि हम ऐसा करेंगे, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, तब तक वो लिस्टिंग हो चुका था। रादर जब तक हमने इसे इंप्लीमेंट किया तब तक स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ दिया था। आई होप यू नो दैट। मतलब इसीलिए जब डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन का हिस्ट्री कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत ऐसा आयरॉनिक लगता है। जस्ट इमेजिन वहां पे .com बबल बस्ट हुआ, हमको .com क्या है समझने में टाइम लगा। यूर अंडरस्टैंडिंग? उधर कंपनीज आए, बड़े हुए और वो बबल भी बस्ट हो गया, खत्म भी हो गया, और हमारे इधर हमने .com कंपनीज बनाने शुरू किए। Like that is how normally if you compare the history. इसीलिए जो इंडियन आईटी कंपनीज थे, they were probably first few companies to understand the true potential of टेक्नोलॉजी। इसलिए उन्होंने अच्छा बेस बिल्ड किया और आज टीसीएस इन्फोसिस आपके सामने है। व्हाई दे बिकेम सो बिग? बिकॉज दे वर द अर्ली एंट्रेंट्स आइडियली, एंड दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिगर जायंट्स ऑफ यूएस एंड यूरोप ऑन दैट टाइम। तो उनको धीरे धीरे सर्विसेज के फॉर्म में अच्छा टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला, पैसे का एक्सेस मिला, एंड ऑब्वियसली इनका ग्रोथ और बेटर होते गया आइडियली। जाने दीजिए, बेसिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, सबको क्लियर है क्या? एनी डाउट टू एनीवन इन दीज 3 वर्ड्स? कैन आई प्रोसीड? आगे डिस्कस करने के लिए जाएं एग्जाम के हिसाब से कुछ जो इंपॉर्टेंट है। चलो आगे आ जाओ, एक टेबल दी है, उस टेबल पे आ जाओ। कम टू पेज नंबर 4.3। अगर लॉस मेकिंग कंपनी से, इसीलिए बेटा उन कंपनीज को खरीदने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, बट वो लॉस मेकिंग कंपनीज जिस इंडस्ट्री में थे उस इंडस्ट्री में नए कंपनीज आने में इंटरेस्टेड थे। देखो इंडिया का पॉपुलेशन सबको मालूम था धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रो करेगा, और अच्छे नंबर से ग्रो कर रहे थे हम, समझ लो मेरा बात। तो हमें मालूम था कंजम्पशन बहुत होगा। मैं मजाक नहीं कर, तुमको आज ऐसा लग रहा है, अर्ली 2000 के अंदर एडिडास, नाइकी वाज रेयर इन इंडिया। तो उनको मालूम था इस कंट्री को अभी तक वो एक्सपोजर ही नहीं मिला है। तो यहां पर जब लोग पैसा अर्न करेंगे और जो कंजम्पशन बढ़ेगा वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो सिंपल है, इंडियन कंपनीज पैसा नहीं कमा पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स वो पैसा नहीं कमा पाएगा। कॉमन प्रॉब्लम क्या था? इट वॉज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, दैट इज वाई दे वर लॉस मेकिंग। तो उन्होंने क्या बोला, हमें गवर्नमेंट का एंटिटी नहीं चाहिए, हमें तुम परमिशन दो खुद का एयरलाइन शुरू करने का, तुम हमें परमिशन दो खुद का टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करने का, तुम हमें स्टील इंडस्ट्री में एंटर करने का मौका दो। फिर प्राइवेट प्लेयर्स ने बताया कि कैसे बेटर बिजनेस रन किया जा सकता है। इसीलिए आपका टाटा, बिरला, जो रिच बिजनेस हाउसेस थे, उनको बहुत फायदा मिला, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेस का एक्सेस था और इंडियन गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया रास्ता डायरेक्टली। ऐसा। हाँ, तुम टेबल पे आ जाओ। 4.3, यू हैव 2 मिनट्स, रीड द टेबल इंडिपेंडेंटली। अभी तक जो बताया ना एक्चुअली वही लिखा हुआ है यहां पे, बस इट्स मोर लाइक अ समराइज्ड वर्जन। रीड द टेबल, ये वाला बेटा 4.3। पढ़ा क्या? समझा क्या आप लोग को? ये बेसिकली बता रहा है
क्या माइंडसेट था गवर्नमेंट का, पॉलिसी रेजिम मतलब द एरा इन विच जो थॉट प्रोसेस था पॉलिसी मेकिंग का ऑफ मिड 50s, मतलब दे टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस के बाद एंड ऑलमोस्ट लेट 80s, क्या माइंडसेट से गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रहा था। और 1990 के बाद में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो कैसे पॉलिसी बनाने वाले का माइंडसेट बदल गया, थॉट प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो बता रहा था। फॉर एग्जांपल, evident nature of economic system, India was more like a socialist economy with dominant what, public sector. And why socialist? Because government intervention था हर जगह पे। Have you heard of जमींदारी सिस्टम? सुना है क्या ये चीज? क्या था जमींदारी सिस्टम? तुम यार स्कूल में पढ़े नहीं थे हिस्ट्री ढंग से? उसको अबॉलिश किया गया। अरे जमींदारी सिस्टम मतलब लैंड ओनरशिप कॉन्सेप्ट था। जिन लोगों के पास में भर भर के लैंड था वो लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करता था। इंडिया वाज मोर लाइक अ एग्रो कंट्री, डू यू गेट माय पॉइंट? तो हमारे लैंड के पार्सल के ऊपर जो पीसेंट्स है, मतलब जो लोग आकर के टिलर्स ऑफ द लैंड, जो लैंड को यूज करके वहां पे क्रॉप उगाएंगे, समझ रहे हो मेरे बात, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। मतलब उनको पैसा बहुत कम मिलता था आइडियली, एंड जमींदार जो थे वो लैंड को यूज करने के लिए चार्जेस लगाते थे और क्रॉप तो खुद का ही होता था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इस लैंड के ऊपर अगर इस एक क्वांटिटी के बियॉन्ड क्रॉप हुआ तो वो लैंड जो ठीक से रन उपजाऊ लैंड को यूज करने वाला जो लोग रहेगा वो क्रॉप लेकर के जाएगा फिर बेचेगा। अदरवाइज लैंड यूज करने का चार्जेस लगेगा और लैंड पे जो बेर मिनिमम क्रॉप होगा वो भी मेरा रहने वाला आइडियली। तो जो लैंड ओनर था दे केप्ट बिकमिंग रिचर, क्योंकि आइडियली प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग फॉर देम वाज लेस। एंड जो नीचे मेहनत करने वाले लोग थे उनका एक्सट्रीम तरीके से आप बोल सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो गया आइडियली। तो एक तरीके से वो जमींदार से पैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेके जाता था, साइकिल था पूरा। गवर्नमेंट एंटिटीज यूज्ड टू कंट्रोल जमींदार, जमींदार यूज्ड टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री। तो बेसिकली जो हमारे मासेस थे उनका ग्रोथ का पोटेंशियल जीरो था पूरा का पूरा। ये ऐसे सिस्टम्स को धीरे धीरे 1950s के बाद स्लोली अबॉलिश करने के बारे में सोचा, पर तब तक यही चल रहा था। तो कहना इसे हमारा इकोनॉमिक ऑलमोस्ट एक क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी था, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल भी प्रेजेंस ना के बराबर था। फिर देखो 1990 के बाद में क्या बन गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। तुम तो तब पैदा होने के भी बहुत पहले का बात है, मैं पैदा हुआ इसके बाद में यार 1991 में, तो समझ रहे हो मेरा बात। फिर देखो डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, मतलब किस तरीके से कंट्री का प्लानिंग होता था। इट यूज्ड टू बी लाइक इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नमेंट प्लानिंग करता था। याद है क्या, 5 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, स्कूल में याद कराए उनको तुमको बैठ करके। वो बेसिकली गवर्नमेंट अपने प्लान्स बनाता था, ये 5 साल में हम क्या अचीव करना चाहते हैं आइडियली। फिर धीरे धीरे इट शिफ्टेड टू मार्केट मैकेनिज्म। व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म? नीचे लिखो डिमांड सप्लाई। अरे मार्केट मैकेनिज्म मतलब कुछ प्लानिंग करने का जरूरत नहीं है, जिसका डिमांड रहेगा उसका सप्लाई बढ़ जाएगा। समझा क्या मेरा बात आइडियली? मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन विल टेक प्लेस थ्रू व्हाट सर, डिमांड एंड सप्लाई। दैट्स योर मार्केट मैकेनिज्म। पहले गवर्नमेंट प्लान करता था कि इतना ही प्रोडक्ट्स बनाया जाएगा, इतना ही इंडिया में कंज्यूम किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब प्योरली डिमांड सप्लाई के बेसिस के ऊपर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। आगे आइए, कैन यू सी ए वर्ड ओपननेस ओरिएंटेशन? ऐसा था ही नहीं, इंडिया वॉज मोर लाइक अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारी हर पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टर को रिस्ट्रिक्ट करती थी, हमारी हर पॉलिसी प्राइवेट प्लेयर के लिए नेगेटिव होती थी 1950 से 1990 तक। उसके बाद में वी स्टार्टेड मेकिंग ओपन इकोनॉमी पॉलिसी, दैट मींस वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। बट डायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन पे नहीं जा सकते, यू स्टार्ट विद लिबरलाइजेशन, स्लोली यू स्टार्ट अचीविंग प्राइवेटाइजेशन एंड देन कम्स द टर्न ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये डिफरेंस समझा रहा है बस। आगे देखो, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। हमारा बहुत रोल था, देखो, अक्वायरिंग कमांडिंग हाइट्स थ्रू पीएसयूज, यूजलेस थ्रू पीएसयूज, पूरे रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन, दैट वाज अ रोल ऑफ गवर्नमेंट। डू यू गेट माय पॉइंट? 1990 के बाद देखो क्या हुआ, स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस एज एक्सेप्शन। मतलब गवर्नमेंट बिजनेस में ही इंटरेस्टेड नहीं होता। सोचो इतने साल के बाद में अब गवर्नमेंट बोलता है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन एनी बिजनेस। समझा क्या मेरा बात? आफ्टर सो मेनी ईयर्स। और एक्चुअली में ये स्टार्टिंग से होना चाहिए था कि मतलब आइडियली किसी बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट ने इंटरेस्टेड होना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का काम दूसरा है, वो अभी तक हमको समझा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज 1990 के बाद शुरू हुआ।
लास्ट पॉइंट देखिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू अ प्राइवेट बिजनेस। पहले गवर्नमेंट का काम था रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मतलब चीजों को रिस्ट्रिक्शन लगा के रखना। अब हमारा काम क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन। जो रेगुलेशन हमने पहले लगाए, अब हम बैठ के लिबरल हो रहे हैं, मतलब उन्हें कम करते जा रहे हैं। अब बाबे, आपको 10 साल के बाद या 20 साल के बाद एक टेबल और बनेगा, 50s 1990s से ऑलमोस्ट 2030 एंड 2030 के बाद का एरा, रोल ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर 2030, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। समझा क्या? क्या आपको बॉक्स समझ में आया? नीचे आओ, एक एक्टिविटी दिया है, पढ़ो 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 एक बार जल्दी। डिस्कशन नहीं करने का है, तुमको फॉलो करने का ही है। एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन विथ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स on how the economic life was during their times. Have you ever engaged in any conversation like that? Or they forced you in the conversation that this is how it is and that is how it was once upon a time. ऐसा क्या ideally? ऐसा कोई है जिसको कभी सुनने को नहीं मिला ही है? ऐसा कोई नहीं रहेगा यार। हर पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट ने बताया होगा how the time was in their time ideally. And things are different. Do you agree with me or not? ठीक है, it's okay. Let's hope for the good. क्या आपके पेरेंट्स ने भी ऐसा बोला, हमको वो समुद्र नदी पार करके जाना पड़ता था, ऐसा बोला है क्या? साइकिल चला के जाना पड़ता, ऐसा बोला है क्या? अभी भी साइकिल चला के जाना पड़ता था स्कूल तक आइडियली, ऐसा बोला है क्या? सच्ची बताओ। मैं सब देख रहा हूं कि जनरेशन गैप अभी तक सेम चल रहा है कि बदल गया है? कोविड में स्कूल गए थे तुम स्कूल गए नहीं थे। ऐसा स्कूल जब जाते थे नॉर्मली शूज नहीं होते थे, ऐसा मतलब द टाइम्स वर डिफरेंट एक्चुअली यार, कि पूरे लोकेलिटी में एक ही घर पे टीवी होता था। तुमको बोला है क्या अभी तक? ऐसा एक ही फोन हुआ करता था, ऐसा बोलते थे क्या? ज्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब हमने भी ये सब सुना है। चलो एक बात बोलता हूं, माई होम टाउन वेयर आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वहां से मैकडोनल्ड्स, चलो थोड़े से मैं नेक्स्ट लेवल की जनरेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता हूं। उनके अलग थे जनरेशन के प्रॉब्लम्स। मतलब मेरे घर से जो सबसे नियरेस्ट मैकडोनल्ड्स था, ये जो मूवी हॉल था फॉर एग्जांपल, वो ऑलमोस्ट 160-170 किलोमीटर था। मतलब अगर मूवी देखने के लिए जाने का है वहां से, तो मेरे स्कूल में क्लास 6-7 तक हमको छुट्टी लेनी पड़ती थी। समझ रहे हो मेरा बात? कि आप सैटरडे को यहां से जाओगे और वहां जाके न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर देखोगे कौन से मूवी हॉल में कौन सा मूवी लगा है। ये था, देखो ये तो था, ये मैं अपने हिसाब से पक्का बता रहा हूं, बिकॉज इन माई चाइल्डहुड दिस वॉज वेरी कॉमन दैट फ्रॉम माई होम टाउन वी यूज्ड टू गो टू जयपुर। इन जयपुर यूज्ड टू बाय द न्यूज़पेपर फर्स्ट टू सी विच मूवी इज देयर इन विच मूवी हॉल। डू यू गेट माई पॉइंट? फिर तुम वो टिकट बुक किया करते थे आइडियली, फिर तुम अगर वहां रुके हो तो खाना भी खाओगे, और 5 घंटे का ट्रैवल होता था तो तुम सेम डे घर नहीं जा सकते वापस, तो तुम नेक्स्ट डे एक दिन रुक करके अगले दिन जाओगे। तो वॉचिंग अ मूवी यूज्ड टू बी फन, यू गेट अ हॉलीडे ऑल्सो। एंड आई एम श्योर every time when we were coming back there used to be a thought, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए। समझो मेरे बात, कल भी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा आइडियली। ये थॉट मतलब पहले ऐसा हुआ करता था। अभी आई एम श्योर योर स्कूल्स आर बेटर नाउ एंड योर एक्सपीरियंस। नहीं, दोस्त अच्छे थे। सो माई टाइम वॉज लिटिल डिफरेंट कंपेरेटिवली। इतना 1970s में तो नहीं था मैं आइडियली, इतना मैं नहीं बोल पाऊंगा। तुम्हारे इधर भी ऐसा हुआ क्या? 10th का एग्जाम आया तो केबल कनेक्शन कट हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, वो टाइम गया क्या अभी? 10th-12th में केबल कनेक्शन, अच्छा केबल ही देखती रही तुम आइडियली। अच्छा ओटीटी आ गया तुम्हारे तो इधर, ये तो नए प्रॉब्लम्स हो गए यार, सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करने पड़ेंगे। ऐसा रामायण महाभारत देख रहे थे 10th-12th के अंदर। अच्छा तुम्हारा कोविड आ गया था बीच में, इसलिए सोचो तुम्हारे पास भी क्या एक्सपीरियंस है यार, पता है क्या? 10 साल के बाद को तुमको पूछेगा तुम्हारा 10th-12th में, तो तुम बोलोगे आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड। तुम्हारा 10th का एग्जाम हुआ था? हुआ ही नहीं था ना? 12th का हुआ था? वो ऐसा ऑप्शन वाला था क्या, एमसीक्यू वाला? प्रॉपर एग्जाम हुआ? अच्छा अभी हुआ तुम्हारा 12th का? भूल जाता है इसमें। अच्छा तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं आया अभी तक? तुम 12th पास नहीं हुए हो? मैं तुमको एलपीसी पढ़ा रहा है। तुम्हारा एवरेज बर्थ ईयर 2004-5 कोई 1990 का है भाई एनी चांस?
ऐसा 99 2000 का भी कोई है क्या भाई? नहीं चांस, गलती से कोई रह गया हो तो। आई फील वेरी ओल्ड यार। लेट्स गो नेक्स्ट, आगे चलते चलो। लेट्स गो नेक्स्ट। पेज नंबर 4.7। आ जाओ आ जाओ। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पेज नंबर 4.7, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। बस बस बस, हो जाओगे पास, टेंशन मतलब 12th ही है। डोंट वरी, डोंट थिंक टू मच। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इंपैक्ट। चार पॉलिसीज लिख के दिए। एक है प्रोटेक्टिव पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव एंड एक लास्ट वन है फैसिलिटेटिव। देखो, इसमें ये जो दो पॉलिसीज हैं, रेगुलेटिव एंड फैसिलिटेटिव, इन दोनों पे ऑलमोस्ट आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट योर रेगुलेटर्स एंड फैसिलिटेटर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, सीसीआई हो गया, नाबार्ड जैसे आपका फैसिलिटेटर हो गया, सुना है नाबार्ड? फिर सिड भी सुना है, एसआईडीबीआई, एग्जिम सुना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया सुना है ना ऐसा। ये हमारे फैसिलिटेटर्स हो गए आइडियली। इनके ऊपर डिस्कशन थोड़ा चैप्टर 5 के अंदर होने ही वाला है। यहां सिर्फ चार पॉलिसीज दी हैं, चारों का मतलब क्या है उतना हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? व्हाट इज प्रोटेक्टिव, व्हाट इज रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव एंड फैसिलिटेटिव पॉलिसी। इंडिविजुअली चारों को डिस्कस करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट वन? प्रोटेक्टिव पॉलिसी। कैन आई से 1950 से लेके ऑलमोस्ट 1990 तक हर गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोटेक्टिव पॉलिसी था। मतलब एक तरीके से वो प्राइवेट प्लेयर को अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, वो ट्राई कर रहे हैं। बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड नहीं था, मतलब इंडियन कंपनीज का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। बराबर है कि नहीं है? अब आप देखो, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अभी भी एफडीआई, जैसे मैंने आपको वॉलमार्ट का एग्जांपल दिया था। अब वो बात अलग है, वॉलमार्ट डायरेक्टली आने के बजाय इनडायरेक्टली फ्लिपकार्ट के थ्रू आ गया। वॉलमार्ट एक्वायर्ड फ्लिपकार्ट, राइट? आपको पता है ना ये चीज। बट उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए ऑन द टाइम, ऑन द काइंड ऑफ ऑपरेशंस। दे कैन नॉट रियली ओपन दी वॉलमार्ट फिजिकल स्टोर्स जो ओरिजिनली उन्होंने यूएस में ओपन किए थे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा करके वो एक्विजिशन को अलाउ किया गया था। मतलब बॉटम लाइन क्या है, आपके गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज होते हैं जो नॉर्मली प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। हमारा मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है, वो क्या है? प्रोटेक्टिव पॉलिसी है। इट्स अ माइंडसेट कि हम चाहते हैं इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, इनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बोल सकते हो 1950 से 1990 तक, जब हम लिबरल नहीं थे, जब हमने बाहर का पैसा इंडिया में अलाउ नहीं किया, तो हमारे सारे पॉलिसीज का नेचर क्या था? प्रोटेक्टिव पॉलिसी का नेचर था। पढ़िए डेफिनेशन मेरे साथ में। व्हेन द फोकस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेस so that they may sustain themselves and grow. For example, economic policies during mid 50s to 80s restricted the entry of MNCs in India ताकि इंडियन फर्म्स ग्रो कर पाए इन द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। कैन आई से बाहर वाले प्लेयर्स को अंदर एंटर ही नहीं करने दिया, मतलब एक तरीके से डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दैट वाज मोर लाइक अ प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ पॉलिसी। एक एग्जांपल समझ में आया है क्या? जैसे मैंने आपको बोला, एफडीआई 100% हर इंडस्ट्री में अभी भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जहां हमको मालूम है एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, वहां हम प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से एफडीआई को 100% अलाउ नहीं करते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव पॉलिसी। ये चार ना बस वर्ड्स समझा रहा है, आपके सिलेबस में कोई भी पॉलिसीज नहीं है, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ये नेचर हो सकता है जब गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाता है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया क्या? गिविंग यू 2 मिनट्स, वापस एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल वी विल गो नेक्स्ट। फॉर फर्स्ट वाला एक बार वापस से।
आगे चले, अब आ जाओ नंबर 2 पे। कैन यू सी वर्ड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी? ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सुनना शांति से। ये क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज भी बनाएगा जो बिजनेसेस के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेंगे या कंट्रोल में रखेंगे। मोर देन रेस्ट्रिक्ट, हम बोलना चाहेंगे कंट्रोल में रखेंगे। मतलब समझिए, क्या एक इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री में जहां पे पब्लिक डायरेक्टली, मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस कंज्यूम करता है, कि वह मोनोपोली बन जाए? कैन वी अलाउ मोनोपोली? एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जियो वांट्स टू अक्वायर वोडाफोन आइडिया, शायद अलाउ भी कर दे क्योंकि अभी भी एयरटेल है। बट लास्ट में लेट्स से फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया साइड में है, जियो एंड एयरटेल वांट्स टू मर्ज। एक्विजिशन नहीं हो सकता, मर्जर तो हो सकता है ना यार, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बराबर है कि नहीं है? पर मर्जर अलाउ कर सकता है क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट रोक सकता है क्या? पहली बात तो ये, गवर्नमेंट मतलब उनका एक डिपार्टमेंट है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, उसका अप्रूवल लगना जरूरी है। उसके अप्रूवल के बिना ऐसा मर्जर नहीं हो सकता है, और वो मर्जर के लिए परमिशन नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने परमिशन अगर दिया मतलब क्लियर कट टेलीकॉम सेक्टर में एक्सप्लॉइटेशन कंफर्म है। आज नहीं तो 5 साल के बाद होगा, 5 साल नहीं तो 10 साल के बाद होगा, क्योंकि कहना इसे ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर का मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? आइडियली मतलब इन सिंपल टर्म्स, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज जो एक कंट्री में जो बिजनेसेस हैं उनके ग्रोथ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनके ग्रोथ को एक पूरा एक फ्रेमवर्क के अंदर रखना चाहते हैं, ताकि कहीं पर भी एक मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, एक ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि ये बिजनेस अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। एक जमाने में एक एक्ट था, उसको बोलते थे एमआरटीपी एक्ट। क्या बोलते थे? एमआरटीपी एक्ट। बताया क्या आपको कभी ये? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मतलब हम चाहते थे मोनोपोलीज ही ना बने, या ट्रेड प्रैक्टिसेस जो गलत तरीके के हो सकते थे उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, अब वो खत्म हो गया है। इसके जगह पे आ गया कॉम्पिटिशन एक्ट। क्या आ गया है? कॉम्पिटिशन एक्ट, दैट इज कॉल्ड एज सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 5 में है आपके। कहां पर है? चैप्टर 5 में। एक बार शांति से पढ़ो मेरे साथ में, क्या बोलता है, ढंग से पढ़ना, कंटेंट अच्छा है। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज पुट अ कर्ब, कर्ब मतलब कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि हमको लगता है इट कैन बिकम डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज। हम क्यों एक बिजनेस के ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहेंगे? क्योंकि हमें लगता है उसे अगर एक पॉइंट के बाद नहीं रोका गया तो यह हमारे कंज्यूमर्स को या पब्लिक इंटरेस्ट को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। क्या करेगा? नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा। आगे देखो क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, growth of a firm into a monopoly or a dominant position might give them economic power so that they can end up what, sir? Exploiting the consumer by imposing higher prices, providing नॉट अ ग्रेट क्वालिटी एट ऑल। इसलिए हम चाहते थे क्या हो, स्टार्टिंग से ही क्या पॉलिसीज बना के रखे? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बना के रखे। बेसिकली कोई भी कंपनी इंडिया में इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि सर वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर पाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसके लिए कुछ पॉलिसी बना के रखेंगे। पहले एमआरटीपी था, अब क्या है? कॉम्पिटिशन एक्ट है। पहले एमआरटीपी था, अब क्या है? कॉम्पिटिशन। एमआरटीपी एक तरीके से कॉम्पिटिशन एक्ट ही था, उसका नाम अलग था। समझ रहे हो क्या मेरा बात? देखो उसने रेफरेंस दिया है, पहले मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था। द एक्ट वाज सब्सिक्वेंटली रिपील्ड, मतलब खत्म कर दिया है। एंड नाउ वी हैव कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज सीसीआई। बाजू में लिख दो रेफर चैप्टर 5, उसके बाजू में लिख दो रेफर चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम कॉम्पिटिशन एक्ट, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्या आपको 2 पॉलिसी समझ में आए? कौन कौन से? प्रोटेक्टिव पॉलिसी जो सर 50 से ऑलमोस्ट 90 तक था। दूसरा वाला रेस्ट्रिक्टिव, मतलब जो बिजनेस का ग्रोथ जो है ना उसे हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि कहीं मोनोपोली क्रिएट होकर के वो हमारे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करे। दोनों चीज समझा गया? नंबर 3 पे आ जाओ। व्हाट इज नंबर 3? रेगुलेटरी पॉलिसी। ये तो आसान है यार। अब ये नॉर्मली ना इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री होता है। क्या होता है? इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री। रेगुलेटरी पॉलिसी के नीचे लिखो एग्जांपल्स, डायरेक्टली ब्रॉडर एग्जांपल्स लिख दो ताकि इमीडिएटली समझेगा आपको। आरबीआई,
IRDAI, नंबर 1 RBI, नंबर 2 IRDAI, तीसरा आपका CCI भी हो सकता है इसके अंदर, SEBI हो सकता है इसके अंदर। ये सब वापस चैप्टर 5 के अंदर आएंगे। आरबीआई क्यों एग्जिस्ट करता है मुझे बताओ? बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए। मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एकदम कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क में होना चाहिए। कैन आई से एक रेगुलेटर आ गया उसके लिए। तो आरबीआई जो पॉलिसी बनाएगा, कैन आई कॉल देम एज रेगुलेटरी पॉलिसीज। क्या आरबीआई के गाइडलाइंस को बैंकिंग कंपनी ने फॉलो करना चाहिए? ऑप्शन किधर है? बराबर है क्या नहीं है? वैसे तुमको मैंने बताया था आरबीआई सिर्फ बैंक्स को कंट्रोल नहीं करता है, एनबीएफसी को भी कंट्रोल करता है। सुना है कि वर्ड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, उनके लिए भी रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। रादर एनबीएफसी भी बिना आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लिए अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए भी। दे ऑल्सो नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब बॉटम लाइन, जब एक रेगुलेटर पॉलिसी बना रहा है ताकि उस इंडस्ट्री के प्लेयर्स कुछ गलत ना करें, अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना करें, तो हम उन पॉलिसीज को क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी पॉलिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय रेगुलेटर्स। Policies framed by regulators to control or to manage the companies in a industry. All banks are controlled by RBI. All insurance companies are controlled by IRDAI. समझा क्या मेरा बात? हमने जो सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट है, कंट्रोल्ड बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सुने होंगे इनके बारे में। डिटेल्ड डिस्कशन चैप्टर 5 में बहुत होने वाला है। आर यू फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल नाउ? पक्का? लेट्स गो टू द लास्ट वन। कैन यू सी फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंटल पॉलिसीज? यहां पर ऊपर लिख दो एक नाबार्ड। फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंटल पॉलिसीज के ऊपर लिख दो नाबार्ड, कॉमा एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुना होगा आपने, एग्जिम, EXIM। देन आपने सुना होगा MSMED, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। MSMEs होते हैं ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए एक्ट बनाया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, MSMED एक्ट। समझा क्या मेरा बात? देखो, व्हाट इज फैसिलिटेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज? शांति से सुनो। तुमने ये सुना है क्या नेशनल स्किल डेवलपमेंट? फोटो जाने दो। मतलब आई मीन मतलब ये फोटोज पे कॉन्सेप्ट क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ NSDC? सुना है क्या कभी? नेशनल स्किल डेवलपमेंट नहीं सुना आपने? क्या बात कर रहे हैं, सही मैंने सुना। ये एक प्रोग्राम है जहां पर हम चाहते हैं इंडियंस क्वालिफिकेशन के पीछे तो जा रहे हैं, बट स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो गवर्नमेंट बिलीव्स अगर आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर क्रिएट करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको लोगों को स्किल्स देने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, पीपल इन रूरल एरियाज नीड टू बी टॉट सर्टेन स्किल्स ताकि वो अपने आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए आइडियली। तो NSDC ने एक इनिशिएटिव लिया जहां पे, अब देखो नॉर्मली देखो सुना क्या विजन मिशन, देखो लिखा भी है इन्होंने, मिशन देखो, अपग्रेड स्किल्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट and develop necessary framework for standards, curriculum and quality assurance. I don't know किसके लिए मिशन लेकर थे, समझ में तो नहीं आएगा नॉर्मल लोगों को। आगे देखो, enhance support and coordinate, can you see a word? Private sector initiative for skill development through appropriate, can you see a word? PPP। हाँ, हमको लगा फेंक ही रहते, कुछ तो ऐसा होता ही नहीं है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे लिखा है। ठीक है, बेसिकली आप में से बहुत सारे बच्चों ने इंदुलाल के अंदर पढ़ाई किया होगा। इंदुलाल के अंदर भी अपना जो क्लासरूम है उसके एक फ्लोर नीचे लेफ्ट साइड के अंदर कुछ प्रोग्राम्स पहले रन होते थे, अभी लाइब्रेरी रन होता है। उसके पहले आपको टेलरिंग स्किल सिखाएंगे आइडियली, मतलब अलग अलग होम साइंस सिखाते थे, इसके अलग अलग क्लासेस होते थे। समझ रहे हो मेरा बात? तो NSDC ने अलग अलग स्टेट्स में जाकर के जो लोकल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं
उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आपको जो जिन लोगों को हम सब्सिडीज देंगे, जिन लोगों को, हैव यू हर्ड ऑफ बिलो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत सारे लोगों को स्किल्स देने का हमको, समझ रहे हो मेरा बात। अब हम उन लोगों को अगर स्किल्स सिखाना चाहते हैं तो वो आपके पास में आएगा, अपने पास रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट लेकर के, आपको उसको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने हैं। उस ट्रेनिंग के लिए जो चार्जेस है वो गवर्नमेंट आपको देगा। तो बेसिकली हमारे पार्टनर्स है हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर, वो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं जिससे पब्लिक एट लार्ज को ये स्किल्स दिए जाएंगे, और उसके लिए कुछ कंपोनेंट पैसा कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगा। ये प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया शुरू किया ताकि लोगों को मदद किया जाए स्किल्स के फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे आपके कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स भी है, मतलब आपके पीपल फ्रॉम टीसीएस, इन्फोसिस, इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? उस एक्टिविटीज के अंदर उनको इन्वॉल्व करके लोगों को स्किल्स देने के लिए लगाया जाता है। मतलब ये एक तरीके से डेवलपमेंटल फैसिलिटी है कि इंडिया में लोगों को स्किल्स दिया जाएगा, आगे बढ़ने में हेल्प किया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम रन करना शुरू किया। एंड ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट से एसोसिएशन हो जाता है तो ट्रेनिंग पार्टनर का रेपुटेशन भी बिल्ड हो जाता है। वो ट्रेनिंग पार्टनर के लिए भी अच्छा क्या है कि मैं गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड प्रोग्राम रन कर रहा हूं। तो इसके अंदर मैं उनको टेलरिंग सिखा सकता हूं, होजरी वोजरी मतलब पोट्री और अलग अलग जो चीजें हैं वो स्किल्स डेवलप करने में हेल्प कर सकता हूं। The policies towards development of micro, small and medium enterprises, formation of National Skills Development Corporation is also facilitating policy by Government of India. इतना ही है, इसके बाद वो पुराने पास्ट में चले जाएगा। 1990 से पहले क्या था, पास्ट में आप मत जाओ। मतलब क्लियर है क्या? इसके अंदर नाबार्ड भी आएगा, SIDBI भी आएगा, एग्जिम भी आएगा, जो चैप्टर 5 में आएगा। 4 पॉलिसीज। पहला वाला, फर्स्ट वन, प्रोटेक्टिव पॉलिसी, मतलब बेसिकली बाहर वाले प्लेयर को इंडिया में एंट्री नहीं करने देंगे, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दूसरा वाला, रेस्ट्रिक्टिव, किसी भी कंपनी को इन इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं बनने देंगे कि वो एक्सप्लॉइट करेगा। बराबर है कि नहीं है? तीसरा वाला, फैसिलिटेटिव। फैसिलिटेटिव मतलब आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम असिस्टेंस देंगे, चाहे फंड्स के फॉर्म में असिस्टेंस देंगे, स्किल्स के फॉर्म में असिस्टेंस देंगे, ताकि आप आसानी से डेवलप कर पाए, ग्रो कर पाए और हमारा इकोनॉमी ग्रो कर पाए। एंड लास्ट वाला क्या है? कौन सा वाला? मतलब सारे रेगुलेटर्स, आपका अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो उस इंडस्ट्री को कंट्रोल्ड तरीके से रन करते रहेगा। मैं भी भूल गया था। दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटिव पॉलिसी। तुमको 4 नाम याद रहने चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। चैप्टर 4 में क्या क्या पढ़ा? शांति से अभी के लिए 2 मिनट। वी स्टार्टेड विथ व्हाट? सबसे पहले चैप्टर 4 में क्या पढ़ा? FDI, FII। FDI में पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है, कंपनी में आ रहा है? डायरेक्टली कंपनी में। इट्स अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर द मनी इज गेटिंग पार्क्ड इन अ इंडियन कंपनी फ्रॉम अ where the money is getting parked in a Indian company from a company outside India. बराबर है क्या नहीं है? FII, बाहर से पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में पार्क होके आ रहा है। नॉर्मली एक इकोनॉमी के लिए अच्छा क्या है? FDI, देन FII। बराबर है क्या नहीं है? FDI में 2 है, एक है IFDI, दूसरा OFDI। नॉर्मली हमारे लिए FDI मतलब बाहर से पैसा कंट्री में आ रहा है। OFDI इज जब इंडियन कंपनी बाहर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट इज आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बराबर है क्या नहीं है? फिर हम आगे गए यहां से। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वी वेंट टू प्राइवेटाइजेशन। सर प्राइवेटाइजेशन टफ था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। एंड सर नॉर्मली प्राइवेटाइजेशन अचीव करने के लिए 4 मैकेनिज्म्स दिए थे। एक था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था डेलीगेशन, एंड तीसरा चौथा सिमिलर नेचर का था डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। याद आया आपको? लिबरलाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन, पहले प्राइवेट सेक्टर अलाउड ही नहीं था। लिबरल होना मतलब क्या? प्राइवेट सेक्टर्स को उन इंडस्ट्रीज में एंट्री अलाउ कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? फिर हमने 4 पॉलिसीज पढ़े जो अभी जस्ट डिस्कस किए। इतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या? पक्का? लेट्स गो नेक्स्ट। एक लास्ट बढ़िया टेबल दिया है, उसको डिस्कस करने का। हो गया चैप्टर 4 खत्म। हाँ, क्या है ही नहीं उस चैप्टर में? तुमको कुछ बहुत डिफिकल्ट पढ़ने का है? बहुत डिफिकल्ट पढ़ने का चैप्टर 4 में? सर आप चैप्टर 4 उड़ा रहे हो। अच्छा एक काम करो, कम टू पेज नंबर 4.2, इंट्रोडक्शन। नहीं, तुमको यहां से लेके यहां तक पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं,
You have 5 minutes. Read all 3 paragraphs now. जल्दी, सिंसियरली जल्दी पढ़ना शुरू करो, 3 पैराग्राफ. मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इस पे. मेरे को भी सोचना पड़ेगा क्या पूछने का है, बट आई विल स्टिल आस्क. पढ़ो 3 पैराग्राफ फटाफट से. पढ़ा क्या? वेरी टफ कंटेंट नो. एक बात बताओ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तुम सीए बन गए, अज्यूम करो. अरे मेहनत करोगे, अज्यूम करो यार, क्वेश्चन रेलेवेंट उसके बाद में. समझो, फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक you will be able to form interesting partnership with a tech person to start a new business? देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको कुछ दिन पहले स्टार्टअप्स के बारे में एक वर्ड बताया था, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक वर्ड बताया था मैंने आपको. मतलब रेडीमेड सॉफ्टवेयर आपको बना करके दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली क्या करना है, यूज करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लाउड सर्विसेज जो आपको मिल रही है आज, वो SaaS है, एक एग्जाम्पल है. ठीक है, अब देखो, टेक वाला पार्ट आपको तो काफी लिमिटेड आएगा. आप कॉमर्स वर्ल्ड में हो, आने वाले 4 साल आपका पूरा एफर्ट ऑलमोस्ट अलग इंडस्ट्री में जाएगा. तो इट इज अज्यूम्ड कि आप टेक इंडस्ट्री से थोड़ा अलग हो जाओगे साइड के अंदर. बराबर है कि नहीं है? बट जो एक टेक बिजनेस शुरू भी कर रहा है, उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस, लॉज भी तो रिक्वायर्ड रहेगा आइडियली. सो डू यू थिंक, will you be able to, or will you be interested in having a partnership with a tech oriented person to start a new business ideally? आपको लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रेफर किया जाएगा? आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, चार्टर्ड अकाउंट्स को प्रेफर करेंगे तो स्टार्ट न्यू स्टार्टअप्स? क्यों ऐसा, क्या लगता है आपको? व्हाई डू यू थिंक सो? आई एम आस्किंग यू ओपन एंडेड क्वेश्चन. क्यों आपको प्रेफर किया जाएगा आफ्टर 4 years? फाइनेंस की वजह से? फाइनेंस का नॉलेज या फाइनेंस लिटरल? एक होता है पैसा, एक होता है नॉलेज ऑफ फाइनेंस. बोथ. थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है तुम लोग, बट यार, डू यू थिंक यू विल हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस इन नेक्स्ट 3.5 years दैट यू कैन हेल्प समवन स्टार्ट अ कंपनी? एक्सपेक्टेड तो है ऐसा नहीं, आपको खुद से एक्सपेक्टेशन है क्या ऐसा? मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन छोड़ दो यार. तुमको लगता है क्या ऐसा? सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं उसके लिए. नहीं, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टू यू. आप जब एक कोर्स में एंटर करते हो ना, एंड वी हैव गॉन थ्रू दिस, सो आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस. नॉर्मली व्हेन यू एंटर, यू हैव दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन कि ये तो मेरे को आना ही चाहिए 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद मेरे को ये तो करना ही चाहिए. बट समवेयर इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस यू गेट लॉस्ट. बहुत कॉमन होता है, मतलब क्योंकि इंसान को लग रहा है मैं आर्टिकलशिप भी कर रहा है, 8 सब्जेक्ट का क्लास भी खत्म कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, टेस्ट सीरीज भी कर रहा है, पास भी हो रहा है, नंबर भी चाहिए. समझ रहे हो क्या मेरा बात? इन दिस रेस एक बहुत कॉमन चीज है जो आज आपको शायद ऐसा भाषण जैसा लगेगा, पर इंसान ना भूल जाता है वो कर क्यों रही है. बहुत कॉमन है. अगर वो हो गया ना तो कोई फायदा नहीं होगा. 4 साल के बाद आप सब सेम रहेंगे. देयर वोंट बी एनी डिफरेंस. अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी इनक्विजिटिवनेस है, कुछ मेरे को सीखने का है, नया जानने का है, किसी ना किसी फॉर्म में अपने पास रखना, ये एसेंशियल है. बट ऑनेस्टली
अनफॉर्चुनेटली इन अ डेवलपिंग नेशन आपका जो पॉपुलेशन है 17, 18, 19 ईयर ओल्ड पीपल, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो इतना एक्सट्रीम है, इतना ज्यादा कि आपको लग रहा है पैसा भी कमाना जरूरी है। सोशल मीडिया पे लोगों ने पैसा बहुत दिखाया है। दूसरा चीज, कंपटीशन एक्सट्रीम है क्योंकि हर कोई अच्छा पढ़ रहा है। समझ रहे हो मेरा बात? नंबर 3, बिना क्वालिफिकेशन के जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ऐसा भी सब लोगों ने बोल दिया। मतलब आपका जो प्रेशर है वो एकदम अनकंपेरेबल है। 10 years back it was different, 20 years back it was way different, and 30 years back let's not get, तो उनका दुनिया अलग था। तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो इतना एक्सट्रीम रहने वाला है। उसके अंदर अपने आप को फोर्स करना, मैं कुछ सीख लूं जो मेरे लिए रेलेवेंट रहे अदर देन व्हाट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू स्टडी, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। फॉर दिस यू नीड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। नो वन कैन फोर्स यू कि तेरे को ये एक आना ही चाहिए, ये तेरे को सीखना ही चाहिए। इसके लिए तुझे खुद को बताते रहना पड़ेगा कि मेरे को कुछ तो सीखते रहने हैं। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रोसेस है ना इतना ज्यादा टेंस है, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल है। डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं आपके साथ में। दैट्स हाउ इट इज। सिलेबस नया रहे ओल्ड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकलशिप 3 साल हो जाए, मेरे टाइम में 3.5 साल था। ट्रस्ट मी, दोस 3.5 years वर easier than these 2 years which you will face. I'll tell you honestly. Why? Just a example. When I started my articleship, I was not under the pressure कि मेरे को LinkedIn पे जाके कुछ लिखना पड़ेगा। I didn't know कि LinkedIn कॉन्सेप्ट आएगा फ्यूचर में। I was not under the pressure कि मुझे मेरे दोस्तों को बताना पड़ेगा I work in PwC on Instagram. It was not required. I was valued in my head and in my society equally if I was doing my bit. आज मेरे को वो अर्न करने के लिए साइकोलॉजिकली बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। पीपल स्पेंड सो मच टाइम इन डिसाइडिंग विच फिल्टर टू पोस्ट एंड व्हाट आई राइट, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होना, फिर भी करते हैं। ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, लोग ग्रामरली यूज करते हैं कि मेरे ग्रामर खराब जो है वो ठीक हो जाए। समझ लो क्या मेरा बात? जस्ट इमेजिन सो मच स्ट्रेस जस्ट टू गेट द एक्नॉलेजमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और तुम्हारा गलती नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ इट। इट्स द जनरेशन नाउ। डू यू गेट माई पॉइंट? इट वॉज डिफरेंट। इसके अंदर अपने दिमाग को बोलते रहना कि मेरे को जेन्युइनली वैल्यू एडिशन चाहिए, सीखना है जिसको मैं इंप्लीमेंट कर पाएगा। इट्स अ वेरी वेरी टफ टास्क। आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी टफ टास्क। अरे हमारा 3.5 साल का आर्टिकलशिप खत्म भी हो गया। तुम फाउंडेशन के लिए जितना नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा है। सीपीटी में उस जमाने में लोग लिटरली इसका 20-30% पढ़ते थे। कोई बोलेगा नहीं, तो मैं तुमको फैक्ट बता रहा है। मेरे टाइम में सीपीटी का क्लास लेता कौन है मेरे शहर में, मेरे को ये नहीं पता था। समझ रहे हो मेरा बात? यहां तुम एक बिल्डिंग में हो, उधर मेरे को शहर में नहीं पता था। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इट वॉज डिफरेंट इन माई टाइम। एंड मैं इसके पहले तो जा ही नहीं रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू एसएम सर्स टाइम, जीबी सर्स टाइम, मनीष सर्स टाइम, अभिषेक सर्स टाइम। आई एम टेलिंग जो लेटेस्ट है। समझ लो मेरा बात? उस टाइम में और इस टाइम में डिफरेंस देखो। मतलब इन माई टाइम आपने सीपीटी खत्म किया, हम आर्टिकलशिप करना शुरू कर दिए। हमको इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट का नाम नहीं बताते क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। आर्टिकलशिप शुरू होगा, अपने आप सीख जाओगे, अपने आप इंटरमीडिएट पास हो जाओगे। इट वॉज द मैकेनिज्म एंड वी यूज्ड टू लर्न लिटरली व्हाइल वर्किंग। मार मार के सिखाया। और तब हम ऐसा आर्ग्यू नहीं करते थे दैट इफ आई एम सिटिंग एट 12 o'clock इन द नाइट या 2 बजे तक काम कर रहा है मैं, क्योंकि तुम्हारा लाइफ कुछ था ही नहीं। दैट वॉज योर लाइफ। समझ रहे? इधर ही तुमने काम करना है, इधर ही तुमने सीखना है, इधर ही तुमने पढ़ना है और इधर से पास होने का है। समझ रहे क्या मेरा? नाउ टेल मी, ऐसा है कि नहीं है? स्टफ आपको ऐसा लग रहा होगा आज, गिव इट 6 months। तुम कैसे बार्गेनिंग करोगे ना आर्टिकलशिप के लिए, मैं तुमको बता रहा हूं। आई कैन कम टू सैटरडे संडे सर। इफ आई कम फॉर सैटरडे संडे आई वांट एक्स्ट्रा कॉम्प ऑफ। डू नो कॉम्प ऑफ? कॉम्पनसेटरी ऑफ। ये 2 दिन काम किया ना एक्स्ट्रा, मैंने आगे 2 दिन जल्दी छुट्टी लूंगा। हमारे टाइम में भी होता था, बट अभी वाला टाइम थोड़ा मुश्किल है। तो तुमको वही समझा रहा हूं, वो अपने अंदर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और तुमने एक चीज नोटिस भी किया होगा, देखो अली's फ्रेंड वाज अ पब्लिक हूं मैंने बोलना नहीं चाहिए आइडियली, बट these words, these marks, they even create additional pressure which is not required. Trust me. Someone who becomes a chartered accountant with .400 or with 650, after 10 years what you do is on you.
After 10 years, you're competing with whom or what you're doing is very subjective. Trust me. And you might think it is easy to say. It is not. I'm telling you, that is how it is. But yes, everyone in that, obviously when you are running, you always want to win. And you always want to win big. It's a race. Do you get my point? ऐसा होगा, तुमको ऐसा लगेगा, पर तुमको ही बोल रहा है वो चीज अपने अंदर कैसे भी इनबिल्ड कर लेना. अगर जो मैकेनिज्म ढूंढ सकते हो कि मेरे को जिंदगी में जब भी ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर रहा है, तब मैं कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो जाएगा. टफ प्रोसेस है, ध्यान रखना, अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना. एक छोटी मोटी और चीज है, मतलब ऐसा नहीं कोई लास्ट लेक्चर है, जस्ट रमन के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए मैं देखा, बता देता हूं आपको आइडियली. ऐसा मत सोचना कल ये नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं. रमन के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए बता रहा हूं आपको आइडियली कि हाँ, ये जर्नी अपने लिए खुद अपने हिसाब से बनाना. एंड बार बार अपने आप को बताते रहना, मैं इधर आया था कुछ सीखने के लिए, ना कि सिर्फ पास करने के लिए. ध्यान रखना, मेरा पास करने का है. ओके, हमारे कंट्री में वैल्यू है क्वालिफिकेशन का, दूसरे कंट्री में भी हमारे इधर ज्यादा है एंड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम लर्निंग शुड ऑलवेज बी विथ यू. रिमेंबर दैट. वो तुमको हमेशा ध्यान रखने का है. अभी के लिए जाने दीजिए. यस, अगर आप जेन्युइनली 3-3.5 साल सीखेंगे तो यार तुम टेक लोगों के साथ में बिजनेस फाउंड भी करोगे, अलग से बिजनेस भी शुरू करोगे, कोई बड़ा बात नहीं है. इट विल हैपन, बट यू विल डिटरमाइन कि इवेंचुअली 3 साल के बाद आप क्या करते हो. अभी के लिए क्या आपको ये पैराग्राफ समझ में आए? टाइम पास. कैन वी गो बैक? आ जाओ, एक लास्ट बॉक्स पढ़ाएंगे आपको. ये सब मैं नहीं पढ़ाने वाला. हाँ, एंशिएंट इंडिया समझ. चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? सॉरी, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर द ग्रेट, ये तुम पढ़ने का. इंडिया अंडर ब्रिटिश, थैंकफुली शॉर्ट में खत्म कर दिया. इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद से 1990 तक की कहानी है. नहीं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी देखो बहुत कम है, एक आध गलती से आ गया तो एक बार रीड करके छोड़ देना है यार. मतलब काय को इतना स्ट्रेस है जिंदगी में. ठीक है, आगे ये टेबल तुमको मैंने बताया ऑलरेडी, बराबर है क्या नहीं है? आगे आ जाओ. ये टेबल तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है जो तुमने करने का है. आगे आ जाओ सीधा. सिर्फ एक बढ़िया सेंटेंस है जो पढ़ाऊंगा आपको मैं, पेज नंबर 4.5. थोड़ा हैवी है, 10 मिनट है अपने पास में, बढ़िया से डिस्कस करेंगे. मस्त चीज है. देखो क्या बोलता है, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर. और ये उसने ना सेम चीज 2-3 जगह लिखा है. देखो, पहले टेबल पढ़ा देता हूं आपको मैं, फिर यही कंटेंट वापस से पैराग्राफ में भी लिखा है. पहले टेबल एक्सप्लेन कर देता हूं, यही चीज पैराग्राफ के अंदर भी लिखी है. बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझेगा आराम से. स्पेंड 1 मिनट, लुक एट द वेरिएबल्स. क्या क्या वेरिएबल का बात कर रहा है ये बोल रहा है मैक्रो लेवल पे, दैट मीन्स एट अ कंट्री लेवल और मे बी एट अ ग्लोबल इकोनॉमी लेवल. 5 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक इकोनॉमी ग्रो करना चाहता है तो. पहला वर्ड, कैन यू सी वर्ड? जीडीपी. सुना है क्या? पक्का. दूसरा, कैन यू सी वर्ड? इन्फ्लेशन. बहुत सुना है. नंबर 3, कैन यू सी वर्ड? टैक्स. नेक्स्ट, कैन यू सी वर्ड? इंटरेस्ट रेट्स. एंड द लास्ट वन इज एक्सचेंज रेट. ये पांचों ये बोलता है इक्वली इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी को या इवन एक डेवलप्ड इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं. बट हमें डिस्कस करना है फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन. हमें डिस्कस करना है फ्रॉम अ डेवलप. तो उन्होंने एक रेसिपी बना के दिया है, जनरल रेसिपी है, हर बार ट्रू नहीं होगा. इन जनरल अगर एक डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड नेशन बनना है, ये पांचों वेरिएबल का एक डायरेक्शन दिया है. ऑब्वियसली जीडीपी ग्रो होना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? सो जीडीपी शुड राइज. एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है? तो यार एक डेवलपिंग से डेवलप्ड जाए तो जीडीपी तो बढ़ना ही चाहिए ना यार. आगे देखो, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर. दैट्स व्हाई देयर शुड बी इन्फ्लेशन, बट इट शुड बी मॉडरेट इन नेचर. मतलब सर इन्फ्लेशन में परसेंटेज में जंप रहेगा हमको ईयर ऑन ईयर, बट सर ऐसा होना चाहिए कि इससे लोगों की जिंदगी को नेगेटिव इंपैक्ट आने के बजाय हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, इससे हमारा इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन पॉजिटिव तरीके से बदल रहा है. मतलब इन्फ्लेशन भी क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड होना चाहिए. थर्ड वाला क्या चाहिए वर्ड? टैक्स रेट्स कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? टैक्स रेट्स तो कम होने चाहिए यार. मतलब एक इंडिविजुअल का छोड़ दो, कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स रेट बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी को इंसेंटिव आएगा और बढ़िया काम करके पैसा कमाने का. रादर बाहर के कंट्री के जो अच्छे कंपनीज रहेंगे वो भी इंडिया में आके पैसा पार्क करना चाहेंगे, वो भी इंडिया में आके बिजनेस करना चाहेंगे. आपने सुना होगा ना टैक्स हेवंस.
टैक्स हेवंस आर दोस कंट्रीज जहां पे टैक्सेस नहीं होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक जमाने में दुबई के अंदर भी कंपनी में टैक्स नहीं था, आज की तारीख में आ गया है. दुबई में, अच्छा इंडिया में एक जमाने में पता है ना जीएसटी के पहले वैट था, वो दुबई में भी है. दुबई में वैट इंट्रोड्यूस किया है, समझ रहे हो मेरा बात. फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस दुबई में इंट्रोड्यूस किया है. इंडिविजुअल्स के लिए अभी भी टैक्स रेट्स ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, समझ रहे हो क्या मेरा बात. बट देन देयर आर कंट्रीज लाइक केमन आइलैंड्स, बहामास हो गया फॉर एग्जांपल, जहां पे लग्जमबर्ग हो गया, जहां पे टैक्स रेट्स है ही नहीं, वो टैक्स हेवंस बोलते हैं. तो इसीलिए क्या करते हैं, बाहर के कंट्री के कंपनीज इन कंट्रीज में कंपनीज बनाते हैं, इधर पैसा कमाते हैं ताकि टैक्स बचा सके. क्योंकि 30-40% टैक्स सेव कर लेना बेटा, कंपनी के मार्जिन 20-25% होते हैं. अगर मेरे को टैक्स के अंदर ही 30% का फायदा मिले, मतलब मैं ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजनेस करूं तो भी नया मार्जिन आ जाएगा. समझ रहे हो क्या मेरा बात आइडियली. तो इसीलिए एक डेवलपिंग नेशन के लिए टैक्सेस को कंट्रोल में रखना, लोअर लेवल पे रखना इज अ वेरी गुड थिंग. इससे इंसेंटिव मिलेगा बिजनेसेस को अपने बिजनेस को इसी कंट्री में करना, ना कि इस कंट्री से बाहर चले जाना. इसीलिए आपको बता रहा हूं इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंट टैक्स रिडक्शन किया फॉर कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स के लिए कम नहीं किया. फॉर कंपनीज टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली बहुत कम है जो पहले हुआ करते थे. बात समझ में आया क्या. रादर लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक तो कंपनी बहुत कम टैक्स पे करता है और एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 40% के ऊपर टैक्स पे करता था. अब वो सरचार्ज कम करके 39 समथिंग लेकर के आ गए. बट अभी भी इन कंपैरिजन टू अ कंपनी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट देखो, कैन यू सी अ वर्ड इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए डेवलपिंग कंट्री में. इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए. कम होने चाहिए. इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए ताकि मेरे को सस्ता पैसा मिलेगा. समझा क्या मेरा बात, जनरल लेमैन के हिसाब से. बट रियल लाइफ में उल्टा होता है ऑब्वियसली यार. देखो होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कम से कम रहे. देखो इंटरेस्ट रेट कम किया तो आदमी होम लोन जल्दी लेगा, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो आदमी बिजनेस के लिए लोन जल्दी लेगा. बराबर है कि नहीं है. पर एक बात समझो ना, ये साइकिल है पूरा. प्रॉब्लम पता है क्या है, ये विशेष साइकिल है. हमें चाहिए इंटरेस्ट रेट कम रहे ताकि हमें पैसा आसानी से मिले और मैं बिजनेस ग्रो कर पाऊं. नॉर्मली इंटरेस्ट रेट कम कब होता है, जब लोन का डिमांड कम होता है. डेवलपिंग नेशन में लोन का डिमांड ज्यादा होता है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो नहीं सकते हैं, बट उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा होम लोन का इंटरेस्ट रेट 6.5% आ गया था. कितने पे आ गया था, 6.5 होम लोन. समझ रहे हो मेरा बात. अब वो बढ़ के 8.5 पे आ गया, ऑलमोस्ट 9% पे आ गया. ये हायर साइड है, 9-9.5 तक जाएगा, वापस कंट्रोल करके 8% पे लेके आएंगे. क्योंकि इंडिया में आज भी इतने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो हमें ये होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8-8.5 के अंदर ही रखना पड़ेगा. इसको बढ़ने नहीं दे सकते हैं. अगर 10% के बियॉन्ड चले गया तो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे घर खरीदने में. लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे घर खरीदने में तो रियल एस्टेट बिजनेस खराब हो जाएगा. रियल एस्टेट बिजनेस खराब होगा तो सीमेंट बिजनेस, एशियन पेंट्स, बाकी सारे बिजनेस को इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा. इट्स ऑल कनेक्टेड. बराबर है. लास्ट पॉइंट, कैन यू सी अ वर्ड एक्सचेंज रेट. वो कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए. आपको मालूम है ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यूएसडी आईएनआर एक जमाने में $1 वॉज इक्वल टू 65 रुपीज. वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 83-84. इज इट गुड और बैड? इज इट गुड और बैड? बुरा है ना कि हमारा एक करेंसी वीक हो रहा है कंपेरेटिवली. तो उन्होंने क्या बोला, इतना बुरा नहीं है. उन्होंने बोला इतना बुरा नहीं है, मतलब हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं देन यूएस इनडायरेक्टली, तभी तो हमारा करेंसी वीक हो रहा है ना. एक्चुअली में इट्स द अदर वे अराउंड. हम अच्छा कर रहे हैं पर जो बाकी करेंसीज है वो और बुरा परफॉर्म कर रही है, जिससे इनडायरेक्टली डॉलर स्ट्रांग हो रहा है. डॉलर का इंडेक्स होता है, उसको डॉलर बोलते हैं. समझ रहे हो क्या मेरा बात, जिसमें यूरो भी आता है, पाउंड भी आता है, बाकी सारे करेंसीज का कॉम्पोनेंट रहता है. बात समझ रहा है क्या. इंडिया थोड़ा खराब परफॉर्म कर रहा है देन यूएस. बट एक बात समझो, जो हमारा बेस है परफॉर्मेंस का वही कम है. उसका जो परसेंटेज जब कैलकुलेट करते हैं, किस पे परसेंटेज निकाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. समझो, जैसे हम बहुत खुश हुए, हम जीडीपी के टर्म्स में यूके को बीट कर दिए. हम खुश हुए ना कि वेयर यूके इज वेयर वी आर, बट देन पर कैपिटा इनकम निकालो. आई होप यू नो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम. एक्चुअली निकाल के कंपेयर करो, बैठ के समझेगा आपको आइडियली कि वहां तक बीट करने में बहुत साल है अभी. तो इन सिंपल टर्म्स वी जस्ट गेट हैप्पी विद वन वेरिएबल. इसलिए उसने क्या बोला, एक वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पांचों के पांचों इक्वली इंपॉर्टेंट है.
ट्रस्ट में ये 5 भी एक मैक्रो फैक्टर्स है। इनके अंदर भी अब जीडीपी डिफ्लेटर होता है, इन्फ्लेशन को भी किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इन सब से रिलेटेड एक बढ़िया सेंटेंस लिख के दिया है, इधर आओ देखो। जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट आर 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर जो बिजनेस को इंपैक्ट करता है। तो ये ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड रेसिपी है दैट हमें जीडीपी ग्रोइंग चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट चाहिए, टैक्स रेट्स लो रेट चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स कंपेरेटिवली कम होने चाहिए, एंड एक्सचेंज रेट क्या रहना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए। अगर ये परफेक्ट मिक्सचर है, दिस इज द राइट टॉनिक, मतलब दिस इज द राइट वे, एक बिजनेस को फायदा होने वाला है। नॉट जस्ट बिजनेस को, एक डेवलपिंग नेशन को फायदा होने वाला है। अब देखो, सिचुएशन टू सिचुएशन इन पांचों का जो इंपैक्ट है वो बदलेगा। देखो, हर बार आप नहीं बोल सकते हो इंटरेस्ट रेट कम रहना चाहिए। जब आपके इधर आपको सडनली इन्फ्लेशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल दिखे, तो आपको शायद, आपने सुना होगा बैंक का होता है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, सुना आपने ये चीज? आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, एसएलआर, सीआरआर, सुने क्या वर्ड्स ऐसे? कभी कुछ समझे क्या? ऐसा सुने क्या आइडियली? नाइस, पूछेंगे आपसे, गिव इट सम टाइम, tomorrow, day after tomorrow, when we start with chapter 5, we will understand what is SLR, what is CRR, what is net demand and time liability, क्या होता है। ये सब चीजें इनडायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी का, जिससे हमारा मैक्रो फैक्टर्स को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बोल रहा है, ये जो बॉक्स में लिखा है, यही चीज वो सेंटेंस में लिखा है। ये क्या है? परफेक्ट रेसिपी है एक डेवलपिंग एंटिटी के, एक डेवलपिंग कंट्री में अगर बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करना है। क्या आपको वो सेंटेंस समझ में आया? वही सेंटेंस आगे डब्बे में लिख के दिया है, समझा क्या? पक्का? एक रिक्वेस्ट है, आज चैप्टर 4 में जितना पार्ट पढ़ा है, एक बार घर जाकर के 15-20 मिनट स्पेंड करने का, बराबर से पढ़ने का, डाउट है कल पूछने का, वरना कल चैप्टर 4 को उड़ा देंगे एंड विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर। Are we good? Yes. Finally you guys are awake. Thank you. See you tomorrow. Bye bye.